So let us understand about the topic of conservation of biodiversity. This is a very simple topic, at the same time interesting topic. So let us try to understand in very brief what is conservation of biodiversity. So if we try to define conservation, it can be defined as it is a protection, preservation, management or restoration of wildlife and natural resources such as forest and water. तो हमारी जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे फॉरेस्ट है, पानी है, ठीक है, फॉरेस्ट में एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो ये जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन सब का प्रोटेक्शन करना, इनको प्रिजर्व करके रखना, इनका मैनेजमेंट करना और वापस से इनको रिस्टोर करना, तो ये सब कुछ, ये सारे एस्पेक्ट्स कंजर्वेशन में आते हैं. सो थ्रू कंजर्वेशन सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीशीज एंड हैबिटेट which are threatened due to human activities can be ensured. So conservation की ज़रूरत क्या है? कंजर्वेशन की मदद से बहुत सारी स्पीशीज़ का सर्वाइवल और बहुत सारी हैबिटेट जो थ्रेटन हो गई है अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, उनको हम वापस से बचा के रख सकते हैं और रीस्टोर कर सकते हैं. तो कंजर्वेशन क्या क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड इकोसिस्टम फंक्शन. It includes sustainable resource use. It also includes conservation of species, plants and animals. तो कंजर्वेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना है. इसका मतलब इनडायरेक्टली ये भी है कि हमें पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करना है. जितना भी न्यूट्रिएंट साइकिल चलता है, कार्बन साइकिल जो चलता है, ऑक्सीजन साइकिल जो चलता है, वो सब कुछ हमें कंजर्व करना है. और साथ साथ सस्टेनेबल रिसोर्स, जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है ताकि आने वाली जनरेशन्स को भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो. तो ये सारा कुछ कंजर्वेशन में आता है. सो कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस must be simultaneous with conservation of abiotic resources. So I hope you know कि biotic resources मतलब all the living organisms and abiotic resources मतलब all the non-living component of the ecosystem. जैसे कि पानी है, soil है, ठीक है, एयर है, ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट है जिनको हम एबायोटिक रिसोर्सेज भी बोलते हैं. तो हमें किसी भी स्पीशीज़ को कंजर्व करना है तो साथ साथ हमें साइमल्टेनियस कंजर्वेशन उसके एबायोटिक रिसोर्सेज का भी करना होता है. ये साइमल्टेनियस ही चलता है. आप ऐसा सोचो कि स्पीशीज़ को कंजर्व करना है लेकिन हम उसके रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली कंजर्वेशन का जो गोल है वो अचीव ही नहीं होगा. सो द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज मस्ट बी साइमल्टेनियस विद द कंजर्वेशन ऑफ एबायोटिक रिसोर्सेज. ओके, अब ये जो भी कंजर्वेशन है मेनली ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड होते हैं. दिस इज इन सिचू कंजर्वेशन एंड एक्स सिचू कंजर्वेशन. सो वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इन सिचू एंड व्हाट इज एक्स सिचू कंजर्वेशन. सो इन सिचू literally means on site. It is the conservation of habitats and ecosystems where organisms naturally occur. ये ऐसी जगह है जहाँ पे organisms naturally present हैं उनके natural habitat में, तो हम कंजर्वेशन करने का ट्राई करते हैं उस जगह का जहाँ पे ये organisms present है. So it is the conservation of organisms in their natural habitat. ठीक है, for example अगर एलिफेंट्स जो हैं दे आर सर्वाइविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया इन केरला, सो दैट एरिया इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म एंड देयरफॉर दैट होल एरिया विल बी कंजर्व्ड विद द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग दैट पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ. सो इन सिचू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं नेशनल पार्क, wildlife sanctuary, sacred groves and hotspots.
So basically, national park, wildlife sanctuary, all these are now common terms. Yeah, sacred groves में भी इतना नहीं सुना होगा, but hotspots का एक टॉपिक मैंने ऑलरेडी शेयर किया है. So by now you know what is hotspots, right? So all these are included in situ conservation. You need to just remember that in situ conservation मतलब कि ऑर्गेनिजम्स नेचुरली जहाँ अपने एनवायरनमेंट में, जहाँ पे अपने हैबिटेट में होते हैं, तो उस पर्टिकुलर रीजन को ही कंजर्व कर दिया जाता है ताकि ये ऑर्गेनिजम्स सेफ रहे. Whereas what is ex situ conservation? Ex situ is exactly opposite of in situ conservation. Ex situ means off site. Off site means it is far away from where they actually used to live. So off site, it is a set of conservation techniques involving the transfer of a targeted species away from its native habitat to a place of safety. So this ex situ conservation is basically a kind of conservation technique, right? Why it is called conservation technique? Because we are trying to कंजर्व अ पर्टिकुलर स्पीशीज़, किसी एक स्पीशीज़ को हम कंजर्व करने का, बचाने का ट्राई करते हैं क्योंकि उसके नेचुरल हैबिटेट में उसका नंबर में भी कम हो गया है, तो हम उसको आर्टिफिशियली एक सेफ जगह पर ले जाकर और वहाँ पे उसको ब्रीड करवाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं और उसके यंग वंस का प्रोडक्शन होता है. तो ऐसे हम उसके नेचुरल हैबिटेट से उसे एक सेफ़र प्लेस में ले जाते हैं जहाँ पे उसका कंजर्वेशन किया जाता है, तो उसको एक्स सिचु कंजर्वेशन बोलते हैं. सो इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू सपोर्ट कंजर्वेशन बाय एंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज़. सो ये जो एक्स सिचु कंजर्वेशन होता है ये मेनली थ्रेटन्ड स्पीशीज़ के लिए किया जाता है क्योंकि जब किसी स्पीशीज़ का नंबर बहुत कम हो जाता है, किसी भी रीज़न की वजह से, हो सकता है कि उनका फॉरेस्ट एरिया ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई, या फिर कुछ भी और रीज़न ऐसा जिसकी वजह से उनका हैबिटेट भी, एरिया भी कम हो गया है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म होने से बचाने के लिए ये जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम एक दूसरी जगह ले जाते हैं विच इज़ अ सेफ़र प्लेस फॉर देम फॉर नाउ, ताकि वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर सके, वहाँ पे अच्छे से रह सके और वहाँ पे वापस अपने यंग वंस प्रोड्यूस करें, जिन यंग वंस को हम वापस जाके फिर फॉरेस्ट में छोड़ के आ सकते हैं. सो दिस इज़ अ कंजर्वेशन इन विच द एनवायरनमेंट दैट वी प्रोवाइड इज़ आर्टिफिशियल. Right, best example is zoological park. Though zoological park is not actually meant for conservation, but zoological park you will see that mainly this is a place where people come to visit and see different organisms in different wildlife in one place. But yes, zoological park do play a role in conserving the species. Second important example that you can know is botanical gardens. There are a lot of botanical gardens in India and abroad. So these botanical gardens are basically place where different variety of plant species are being conserved in one place, taking care of their climatic requirement. जो भी प्लांट्स हैं उनको किस टाइप का सॉइल चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए और कितनी सनलाइट चाहिए, कितना नहीं चाहिए, उसके बेसिस पे इन प्लांट्स को अलग अलग जगह पे प्लांट किया जाता है और उसको हम बॉटेनिकल गार्डन का नाम देते हैं. सो बॉटेनिकल गार्डन में आप बहुत सारी स्पीशीज़ एक ही जगह पर देख सकते हो. क्योंकि हम एक्स सिचु कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं तो आई थॉट दिस वुड बी बेस्ट एग्जाम्पल. रिसेंटली वंतारा जो है हैज़ कम इन टू पिक्चर, राइट? सो वंतारा इज़ एन इनिशिएटिव बाय रिलायंस फाउंडेशन. तो वंतारा इज़ बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ अ zoological park. It is a very big zoological park and
Apart from that, there is a lot of rescue operations that is being carried out there. So since this is the trending thing that is going on, so I thought to relate it with ex situ conservation. ओके, वन अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिचु कंजर्वेशन जो हमें समझना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं जीन बैंक. सो व्हाट इज जीन बैंक? जीन बैंक इज अ प्लेस वेयर बायोलॉजिकल मटेरियल इज कलेक्टेड, स्टोर्ड, कैटलॉग्ड एंड मेड अवेलेबल फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन. तो जीन बैंक है एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप किसी भी प्लांट मटेरियल, बायोलॉजिकल मटेरियल जो भी आपने कलेक्ट किया है उसको लेकर आप स्टोर करते हो, स्टोर करके उसका एक लिस्टिंग करते हो, कैटलॉग बनाते हो जिसमें आपके पास क्या क्या बायोलॉजिकल मटेरियल है वो आप एक लिस्ट बना के रखते हो, और ज़रूरत पड़ने पे ये जो भी मटेरियल है आप अलग अलग जगह पे एज पर द रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. अब जीन बैंक जो है बेसिकली प्लांट्स के केस में यूज़ होता है. तो ये जो भी जीन बैंक है इनको जर्म प्लाज्म बैंक भी बोलते हैं. दीज आर ऑल्सो नोन एज जर्म प्लाज्म बैंक. सो बेसिकली दिस इज a kind of ex situ conservation. It functions as ex situ conservation where a sample of genetic material is stored in artificial environment. तो ये एक टाइप का ex situ conservation है प्लांट्स का, जहाँ पे आप सैंपल जो है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, लैब एनवायरनमेंट में या कंट्रोल एनवायरनमेंट में स्टोर करके रखते हो. The germplasm are stored in which form? The germplasm are stored in the form of seed. Either आप seeds plant के store करके रखते हो, either आप pollen store करके रखते हो, या तो in vitro cultures यानी कि लैब में आपने जो प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक यूज़ करके जो कल्चर्स बनाए होंगे उन कल्चर्स को स्टोर करके रखते हो. प्लांट टिश्यू कल्चर इज बेसिकली अ टेक्निक बाय विच यू कैन कल्चर द टिश्यूज ऑफ प्लांट इन लैब एनवायरनमेंट. तो इन सारे फॉर्म्स में प्लांट के जीन को स्टोर करके रखा जा सकता है. ये बेसिकली ऐसी स्पीशीज़ के लिए यूज़ होता है जो स्पीशीज़ फॉर एग्जांपल जिनके नंबर बहुत कम हो गए हैं, ठीक है, और जिनका रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता बिकॉज उनका अमाउंट डिक्रीज़ हो गया है, और वो जो भी स्पीशीज़ है उसको जैसा हैबिटेट चाहिए, जैसा क्लाइमेट चाहिए वो अवेलेबल नहीं है. तो इन दैट केस आप पहले से उस प्लांट का जीन, उस प्लांट का सीड या तो फिर पोलन ऐसा कुछ कलेक्ट करके उसको एक जगह पे स्टोर करके रखते हो. यूजुअली ये जो स्टोरिंग कंडीशन होता है लोअर टेम्परेचर्स पे होता है. तो लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो भी सीड है वो प्रिजर्व्ड रहता है, और जब आप उसको लो टेम्परेचर से बाहर निकालते हो तो वो सीड वापस से जर्मिनेट कर जाता है. तो इसको जीन बैंक बोलते हैं, विच इज़ अ टाइप ऑफ एक्स सिचु कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स. नाउ since we were talking about conservation, so we have to talk about protected areas of India. So what are protected areas? These are places where the human occupation or exploitation of resources is limited. ये ऐसी जगह है जहाँ पे ह्यूमंस का रहना, ठीक है, रेसिडेंशियल एरियाज, या तो फिर वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सॉइल है, पानी है, वहाँ के जो भी रिसोर्सेज है उसका एक्सप्लॉयटेशन लिमिट किया जाता है. मतलब it is not easy to exploit that place. So these are protected areas, and this is important because most part of our earth is now the greenery is decreasing, the habitats are getting lost to industrialization, to various human activities, right? So the term protected area includes मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि प्रोटेक्टेड एरियाज सिर्फ लैंड पे ही होता है, टेरेस्ट्रियल ही होता है. प्रोटेक्टेड एरियाज मैरीन कंडीशंस में भी होता है,
Also, transboundary protected areas are there which overlap between countries. Now you see, boundaries is something जो हमने हमारी सहूलियत के लिए बनाया है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बाउंड्री ना हो तो दो कंट्रीज का लैंड हमेशा जुड़ा हुआ ही होता है। तो उसी तरीके से मैरीन रिसोर्सेज भी दो कंट्रीज शेयर ही करते हैं, बट फिर हम उसको बाउंड्री हमारे हिसाब से हमें जो बाउंड्री लगता है हम बना लेते हैं। तो ये जो मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज है ये दो कंट्रीज के बीच में भी हो सकता है। So these all protected areas, why are we discussing? Because these are all included in situ conservation. तो ये जितने भी protected areas हैं ये in situ conservation में included है। तो हर एक protected area को हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखेंगे, right? So the first protected area is national parks, right? You must have already heard the name. So these are areas declared and owned by central government. ये ऐसे एरिया है जो नेशनल पार्क की तरह डिक्लेयर किए गए हैं और इसकी ओनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। सो इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क, जिसको हेलेज नेशनल पार्क कहा जाता था, इन टूडेज डेट उस नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं। तो सबसे पहला ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था 1936 में, जो उत्तराखंड में है, राइट। एट प्रेजेंट वी हैव 103 नेशनल पार्क्स इन इंडिया विच कवर्स एन एरिया ऑफ 40,500 किलोमीटर स्क्वायर। सो पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट था। उसके बाद जैसे जैसे लोगों को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट लगी और जैसे जैसे थ्रेटन्ड हो रहे हैं स्पीशीज़, ये आइडिया आया तो काफ़ी सारे एरियाज़ को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस तरीके से नंबर्स 103 तक पहुँचे, और भी ज़्यादा भी होंगे नेशनल पार्क्स, बट दीज आर सम ऑफ द नंबर्स दैट हैव बीन मेंशन्ड। तो नेशनल पार्क बेसिकली नेचुरल हैबिटेट होता है किसी भी एनिमल का, राइट, किसी भी प्लांट का, राइट। तो नेशनल पार्क में दोनों चीज़ पे फोकस किया जाता है, प्लांट कंजर्वेशन पे भी और एनिमल कंजर्वेशन पे भी, फ्लोरा पे भी, फौना पे भी, ठीक है। तो नेशनल पार्क जो है वो काफ़ी ह्यूज एरियाज़ में होते हैं और इनका कंजर्वेशन किया जाता है ताकि वहाँ के जो एनिमल्स हैं, वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो कंजर्व रहे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट protected area is wildlife sanctuary. So as the name suggests, this is an area where animal habitats and their surroundings are protected from any sort of disturbance. तो ये ऐसा एरिया है जहाँ पे एनिमल हैबिटेट्स मतलब एनिमल्स जहाँ पे रहते हैं और उनके आसपास का जो सराउंडिंग है इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है किसी भी बाहर के डिस्टर्बेंस से, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो जहाँ पे थोड़ा बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ होते हैं। सो सम रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड इनसाइड द सैंक्चुरी एरिया। फॉर एग्जांपल किसी को कुछ रिसर्च करना है या फिर किसी को मे बी विजिट्स लेने हैं तो रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड है। नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉट अलाउड इन सैंक्चुरी एरियाज। इन एरियाज में कैप्चरिंग, पोचिंग और किलिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी भी एनिमल को अपने फ़ायदे के लिए मार के उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एलिफेंट का टस्क होता है, उसका बहुत सारा पोचिंग होता है, होता था, अभी भी शायद होता होगा, राइट। बट ये जो पोचिंग है ये इलीगल है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रेस्ट्रिक्टेड होती है। So there are nearly 553 wildlife sanctuaries in India, which covers an area of 1,18,918 kilometers square, which accounts for 3.62% of geographical area of India.
राइट। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली एनिमल हैबिटेट्स और उसके सराउंडिंग को प्रोटेक्ट करने के गोल के साथ चलता है। नेशनल पार्क जो है वो पूरा हैबिटेट और जो भी एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज है सबको कंजर्व करने को फोकस करके चलता है। ओके, थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया इज बायोस्फीयर रिजर्व। So what is a biosphere reserve? This is a special category of protected areas of land or coastal environment where people form an integral part of the system. तो ये एक स्पेशल कैटेगरी है प्रोटेक्टेड एरिया की, जो लैंड की भी हो सकती है, मतलब टेरेस्ट्रियल पार्ट भी हो सकता है, कोस्टल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, मतलब मेरीन एरियाज भी हो सकते हैं, जहाँ पे लोग अलाउड हैं, जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट रोल प्ले करती है। सो ये जो कंसेप्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1971 एज अ पार्ट ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। देयर वाज अ प्रोग्राम लॉन्च्ड which is in short called MAB, right? So this MAB is called Man and Biosphere Program. इस प्रोग्राम के अंडर ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, राइट। सो इफ यू लुक इनटू अ बायोस्फीयर रिजर्व हैज 3 zones, right? It has 3 zones. One is the core zone. So if you look into this picture, the middle part is the core zone, right? So core zone is basically undisturbed area. ये ऐसा एरिया है जहाँ पे सिर्फ एनिमल्स रहते हैं अपने हैबिटेट में, कोई ह्यूमंस इस एरिया में अलाउड नहीं है, और कोई भी रिसर्च वर्क या कुछ भी इस एरिया में नहीं चलता। तो ये कम्प्लीटली अनडिस्टर्ब्ड एरिया है, जिसको कोर एरिया, मतलब एक फॉरेस्ट का सबसे बीच वाला एरिया जो है, इसको कोर एरिया बोला है। सेकेंड जो है वो है बफर जोन। बफर जोन क्या होता है? बफर जोन इज अ प्लेस zone where research, education and training activities are allowed. So after the core zone, the next zone is the buffer zone. So if you take a look into the buffer zone, you will see that the symbols that has been shown here, book ka symbol is for research, right? This search symbol is for monitoring. अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म के पूरे दिन की मॉनिटरिंग करनी है तो बफर जोन में रहकर आप कर सकते हो। एंड फोटोग्राफी यानी कि टूरिज़्म जो है वो आप बफर जोन में जाके कर सकते हो, मतलब टूरिज़्म अलाउड है उस जोन तक, ठीक है। और बफर जोन में आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स भी दिखेंगे, मतलब ये ह्यूमन सेटलमेंट्स वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ के होते हैं जो उस फॉरेस्ट में रहते हैं, और उस फॉरेस्ट में से क्योंकि ये जो लोकल कम्युनिटीज़ होती है वो उस फॉरेस्ट में से अपना लाइफ के सारे जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो उनको फॉरेस्ट में से ही मिलते हैं। तो ऐसे ह्यूमन सेटलमेंट्स आपको बफर जोन में दिखेंगे। ये लोकल कम्युनिटीज़ के हो सकते हैं, दीज कुड बी ट्राइबल्स बिलोंगिंग टू दैट फॉरेस्ट। द थर्ड इम्पॉर्टेंट जोन इज़ अ ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन इज़ बेसिकली अ जोन where there is cooperation between reserve management, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व को मैनेज करने वाला जो टीम है वो और लोकल पीपल के बीच में एक कॉपरेशन चलता है। ये ट्रांजिशन जोन है जिसमें आप देख सकते हो कि ह्यूमन सेटलमेंट्स, टूरिज़्म, रिसर्च, मॉनिटरिंग सब कुछ अलाउड है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 जोन बायोस्फीयर रिजर्व्स में होते हैं। इंडिया में बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें से एक मध्य प्रदेश में है जिसको पचमढ़ी बोलते हैं, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जो केरला और तमिलनाडु की बॉर्डर्स पे पड़ता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं इंडिया में। अगर हम सिर्फ गुजरात के ही नेशनल पार्क की बात करें तो वेलावदार ब्लैक बक नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है जो लायंस के लिए है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो जाम्बूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो बहुत, आई थिंक आप लोग ने सबने सुना होगा, जो बड़ौदा के पास आता है। देन नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है,
जो अहमदाबाद के ही पास आता है, ठीक है। तो ये सारी अलग अलग सेंचुरीज है, हो सकता है कुछ सेंचुरीज आपने विजिट भी की होगी, कुछ नेशनल पार्क्स आपने विजिट भी किए होंगे। सो अलग अलग फॉरेस्ट के एरियाज को कंजर्व करके रखते हैं ताकि वहाँ का जो हैबिटेट है वो बचा रहे। तो चाहे बायोस्फीयर रिजर्व हो, चाहे नेशनल पार्क हो, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, इन सब का बेसिक एक ही है कि the animals and plants belonging to that region should be conserved. The fourth type of protected area is sacred groves, right? So, what is a sacred grove? These are basically patches of forests protected by local communities because of their religious beliefs and rituals. तो एक certain forest का part कुछ local communities, maybe tribals belonging to that region, right, वो उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट का पैच प्रोटेक्ट करके रखते हैं क्योंकि उनके कुछ रिलीजियस बिलीव्स होते हैं उस फॉरेस्ट को लेकर और वो कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं। तो हो सकता है आपने कहीं ना कहीं इस तरीके से फॉरेस्ट में मे बी कभी कहीं गए होंगे विलेज एरिया में, तो इस तरीके से आपने रिलीजियस बिलीव्स और रिचुअल्स को लेकर इस तरीके से आपने सेटअप्स देखे होंगे। तो the people there, they believe that any kind of disturbance will offend the local deity, causing that could cause disease, natural calamities and failure of crops. ठीक है, तो लोग क्यों प्रोटेक्ट करके रखते हैं? क्योंकि वो ये मानते हैं कि यहाँ पे कोई भी अगर डिस्टर्बेंस किया गया तो वो वहाँ के जो डेटी है उनको ऑफेंड कर देगा, एंड जो डेटी है वो अगर नाराज हो जाएंगे तो दैट कैन लीड टू वेरियस काइंड ऑफ डिसीजेस टू एनिमल्स और टू द ह्यूमंस देमसेल्व्स, और इट कुड लीड टू सम काइंड ऑफ नेचुरल कैलामिटी, मे बी फ्लड आ जाएगा, मे बी बारिश नहीं गिरेगी तो क्रॉप्स अच्छे से नहीं उगेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग बिलीव्स वहाँ की कम्युनिटीज़ की होती है। क्योंकि हम इन बिलीव्स की बात कर रहे हैं तो जस्ट दिस मूवी केम टू माई माइंड विच इज़ कॉल्ड कंतारा। बहुत लोगों ने देखी भी होगी। अगर आप रिकॉल करोगे तो दिस मूवी इज़ रिलेटेड टू फॉरेस्ट गॉड which signifies how important people have beliefs in their deity, and that deity is actually the protector of that particular region. So that's why I'm just trying to relate what actually you see in today's time and how you can relate it to what you study. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल द गारो एंड खासी ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, दे कम्प्लीटली प्रोहिबिट ह्यूमन इंटरफेरेंस। सो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, जैसे गारो ट्राइब है, जैसे खासी ट्राइब है। तो ये जो ट्राइब्स है ये अपने प्रोटेक्टेड एरियाज़ में ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम्प्लीटली रोक के रखते हैं। If you see in India, there are 1400 sacred groves overall which have been documented. ये सिर्फ documented है शायद, और बहुत सारे sacred groves हैं जो अभी तक document नहीं हुए हैं, एंड इसमें से 42 जो sacred groves है वो गुजरात में है, बट ये वही sacred groves है जो document हुए हैं। बहुत सारे sacred groves हैं जो अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने कंजर्व करके रखे हैं और जो अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हुए हैं। तो क्योंकि मैं केरला गई हूँ तो मुझे पता है कि इफ़ यू गो टू केरला, इन एवरी टेम्पल there are temples of snake also, which they call as नाग टेम्पल। ओके, सो केरला में ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पे जहाँ पे अगर आप जाओगे तो एक पार्ट ऐसा होगा जहाँ पे फुल ऑफ ग्रीनरी है और वहाँ पे स्नेक का आइडल बना के रखा है, और उसके आसपास इतनी ग्रीनरी है जहाँ पे अंदर लोग नहीं जाते क्योंकि पीपल थिंक दैट स्नेक होंगे वहाँ पे एंड कुछ किया तो काट लेंगे। तो इट्स अ काइंड ऑफ बिलीव दैट पीपल हैव।
and Kerala has a lot of sacred groves in the temple itself. टेम्पल के अंदर ही लोगों ने वहाँ का जो ग्रीनरी वाला एरिया है उसको कंजर्व करके रखा है इन टर्म्स ऑफ बिलीव्स. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. राइट, सो दैट इज़ इट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अगर आपको एग्जाम में पूछे तो व्हाट यू हैव टू राइट इज यू हैव टू explain what is conservation, and you have to mention the types of conservation, in situ and ex situ. in situ के जो भी types है, national park, wildlife sanctuary, sacred groves, biosphere reserve, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा explain कर लो. and ex situ conservation में you just need to mention that what is ex situ conservation. zoological parks हैं, botanical gardens हैं, ठीक है. एंड उसके अलावा जीन बैंक है, जीन बैंक थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हो. एंड साथ साथ इन सिचू कंजर्वेशन में आप हॉटस्पॉट्स के बारे में भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स खुद इन सिचू कंजर्वेशन में आते हैं. बट वो टॉपिक मैंने यहाँ पे नहीं डाला बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ सेपरेट टॉपिक ऑन हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. राइट, सो आई होप दैट दिस was simple for you, and best of luck. Thank you.